नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लंच में हम बातें करेंगे शेयर मार्केट से जुड़ी हुई खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज देखेंगे जियो और स्टारलिंक की जो पार्टनरशिप हुई है, इसका हमारे शेयर मार्केट और हमारे इंटरनेट कनेक्शन पे क्या असर पड़ने वाला है। यूएस का इन्फ्लेशन का डाटा आया है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उससे हमारा क्या मार्केट के जो शेयर हैं क्या चलेंगे। और भी कुछ खबरें हैं जैसे बता रहे हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड का जो डाटा आया है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। टेस्ला जो इलॉन मस्क ने खरीदा है, टेस्ला जो डोनाल्ड ट्रंप ने खरीदा है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आज हम, और इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं। ज़रूर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि कल जो हमारा निफ्टी का क्या स्थिति रहा। निफ्टी वही आसपास में रहा। निफ्टी जो कहे थे इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस पॉइंट है 22,000 के आसपास, जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट है यहाँ देखिए। रेजिस्टेंस पॉइंट कैसे, जो सपोर्ट बोलते हैं, जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट पॉइंट देखिए यहाँ देखिए 22,000 के पास यहाँ भी आया है, और इस पॉइंट पे भी 22,000 है, इस पॉइंट पे भी 22,000 है। यहाँ पे देखिए यानी 21,800 से लेके 22,000 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट पॉइंट है, हमेशा निफ्टी वहीं पे आके अब यहाँ से रेस्ट करेगा और यहाँ से कंसोलिडेट करेगा। तो ये निफ्टी, और मेन दिक्कत कहाँ है, मेन दिक्कत है हमारे इस निफ्टी का कि बैंक निफ्टी, क्योंकि जो इंडसइंड बैंक का हुआ है हाल, वो जो निफ्टी के टॉप निफ्टी के स्टॉक्स हैं, तो इसके कारण बैंक निफ्टी यहाँ पे इंडेक्स, क्योंकि प्रत्येक 3,000 पॉइंट पे आपका देखिए, प्रत्येक 3,000 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी गिरता है तो 1,000 पॉइंट गिरेगा, यानी 1,000 पॉइंट गिरेगा निफ्टी का। तो आज बैंक निफ्टी थोड़ा संभाल के रखा हुआ था, इसलिए निफ्टी नहीं गिरा था। लेकिन जिस तरह से इंडसइंड बैंक में फ्रॉड आया, और इंडसइंड बैंक निफ्टी का स्टॉक है, इंडसइंड बैंक के गिरने से निफ्टी का गिरने का संभावना ज़्यादा है। तो ये तो थी हमारे देश की शेयर बाजार। और इधर जो आप थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ देखे होंगे कि हमें दिखाते हैं कि यूएस ने कनाडा पे जो है लगा दिया है 25% का टैरिफ ऑन लगाया है स्टील और एल्युमिनियम पे। स्टील और एल्युमिनियम पर लगाने से क्या होगा कि स्टील और एल्युमिनियम का जो प्राइस जो था, जो सस्ता स्टील और एल्युमिनियम यूएसए में आ रहा था, वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यहाँ पे हम देखिए स्टील एंड एल्युमिनियम टैरिफ, यहाँ पे देखिए। तो स्टील और एल्युमिनियम टैरिफ लगाने से तो कनाडा की जो स्टील और एल्युमिनियम की जो यूएसए में बेचता है वो तो कम हो जाएगा, लेकिन इसका इंडिया में इम्पैक्ट क्या होगा। इंडिया में इसका इम्पैक्ट यही होगा कि इंडिया का जो स्टील एक्सपोर्ट है यूएसए में बहुत सारा, उतना तो है नहीं, बहुत कम ही है स्टील का प्रोडक्शन जो यूएसए में जाता है। तो हमारा देश में उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या होगा कि अगर बाकी देशों का स्टील अगर यूएसए में नहीं जाएगा, अगर यूएसए की अपनी ही प्रोडक्शन लाइन में बढ़ाती है अपनी स्टील की प्रोडक्शन, तो क्या होगा कि बाहर देशों का स्टील जो है इंडिया में आना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा कि इंडिया का स्टील प्राइस पे भी दबाव पड़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा। तो स्टील का कंपटीशन बढ़ेगा और स्टील का प्राइस, तो अभी आप स्टील और मेटल सेक्टर में जैसे ही घुसेंगे तो हमेशा क्या होगा, अभी लॉस होने का संभावना है। जब तक ये टैरिफ तो आ ही गया है, टैरिफ का जो एक घना कोहरा है वो हटेगा नहीं, तब तक आपको स्टील और एल्युमिनियम
पे जो का जो प्राइस है वो हमेशा ही अभी गिरेगा। आप देख लीजिए, मार्केट में भी देखिएगा, टाटा स्टील जो हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी है, टाटा स्टील देखिएगा, टाटा स्टील देखिए 0.3% गिरा। तो अभी आप एक तरफ देखिएगा कि स्टील सेक्टर जो है हमारा एक कंसोलिडेटेड फेज में चला जाएगा। जब तक देखिए यहाँ से 182 से नीचे गिरा, कहाँ 126, फिर यहाँ से ऊपर चढ़ा है। स्टील का प्राइस भी देखिएगा मार्केट में, स्टील प्राइस देखिए, स्टील प्राइस का भी देखिएगा तो आप कुछ कह नहीं सकते हैं, हमेशा लोएस्ट पॉइंट पे ही स्टील का प्राइस आया हुआ है। तो स्टील प्राइस उतना देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है स्टील का प्राइस। और जब तक इंडिया में जिसका तो बाहरी देशों का स्टील आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ USA, कनाडा और यूरोप में जो 25% का टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप लगाया है, तो उसके कारण क्या होगा, वहाँ का स्टील किसी और देश में जाएगा, तो वो इंडिया में आएगा, डेवलपिंग कंट्री में आएगा। तो यहाँ पे स्टील के प्राइस पे प्रेशर पड़ेगा। तो यानी स्टील प्राइस का अभी बढ़ने का बिल्कुल भी संभावना नहीं है। यहाँ पे देखिए कंसोलिडेटेड फेज में चला गया है स्टील का प्राइस। दूसरा बात है कि जियो और टेस्ला का जो अभी हुआ है स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप, ये हमारे देश में एक इंटरनेट क्रांति लाने की संभावना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब जियो स्टारलिंक के लिए मतलब अब समझिए हमारे देश में कहाँ गया है मेक इन इंडिया। हमारे देश में इसरो इतना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उसके साथ अगर मिलके अगर जियो और एयरटेल अगर कोशिश करता तो एक कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट बना के, और जहाँ रूरल है, जहाँ पहुंचा नहीं जाता है, वहाँ के जगहों पर ये इंटरनेट देने की कोशिश करते। लेकिन हमारा देश तो इनोवेशन कर नहीं रहा। मेन है कि वो इंपोर्ट किया USA से, और एक होड़ सी लग गई हमारी कंपनियों में कि हम जो है USA की कंपनियों को लाके यहाँ पे बिठा रहे हैं। तो मेक इन इंडिया लगभग अब धराशायी हो चुका है। मेक इन इंडिया में अब कुछ रहा नहीं। अब देखिए दो ही पार्टनर हैं, एक है हमारा भारतीय एयरटेल, दूसरा जियो है, और दोनों ने ये चीज़ लॉन्च कर दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये 10,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से इनका होगा। लेकिन बगल में आप देखिएगा स्टारलिंक का अगर देखिएगा कि कहाँ है, यहाँ पे बगल में ही भूटान है, भूटान तक आ चुका है। भूटान में इसका प्राइस 3,000 के आसपास है। तो हमारा भी लगता है, देखिए अब हर कोई जो है 9,000 रुपये दे के स्टारलिंक तो कनेक्शन करेगा नहीं। तो ये जो है हाई एंड कस्टमर के लिए है, जहाँ पे इंटरनेट एक्सेस नहीं है, जैसे कोई गांव में कोई हॉस्पिटल है, कोई लाइब्रेरी है। तो एक संगठन के लिए आपको ये आसान और इजी रास्ता है इंटरनेट पहुंचाने का, फास्ट। दूसरी बात ये है कि इंटरनेट का स्पीड हमारा 5G के इंटरनेट स्पीड से कम ही रहेगा। तो ये हम लोग के लिए नहीं है, ये है बस हॉस्पिटल जो भी है, मतलब हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, जो लद्दाख में है, मणिपुर में है, मेघालय में है, जहाँ पे फाइबर ऑप्टिक्स, और अंडमान एंड निकोबार है जहाँ फाइबर ऑप्टिक्स और जो केबल के थ्रू और टावर के थ्रू अगर इंटरनेट पर नहीं किया जा रहा है, नहीं प्रोवाइड किया जा पा रहा है, तो उसके लिए एक ईजी एक्सेस हो सकता है। ये तो हो गई आपकी जियो और स्टारलिंक। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस पे जो है मेन है कि हम अच्छा होता कि इसरो के साथ मिलके स्टारलिंक को डेवलप करते हमारा अपना। क्योंकि जब आपके जैसे आप देखे होंगे कि कारगिल में लड़ाई होने के बाद
जो हम आप जब यूएसए से जीपीएस मांगे थे कि हमको स्ट्राइक करने के लिए जीपीएस का प्रणाली दीजिए, लेकिन यूएस ने साफ मना कर दिया। तो इस तरह से अगर अगर भविष्य में भी कोई ऐसी घटना होती है तो स्टारलिंक मना कर देगा कि हम आपको ये चीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे, तब इंडिया को समझ में आएगा। लेकिन तब तक के लिए आप इसरो इसरो को डेवलप कर सकते हैं, अभी टाइम है, अब इसरो को डेवलप कीजिए। और दूसरा खबर, अगली खबर है यूएस का कोर इन्फ्लेशन डाटा। यूएस का जो इन्फ्लेशन डाटा है वो पिछले बार से कम आया है। यहाँ पे देखिए कम आया है यूएस का डाटा 2.8% ईयर ऑन ईयर, लेकिन मंथली 0.2% मंथ ऑन मंथ ये जो डाटा है वो बढ़ा है। यानी इन्फ्लेशन टैरिफ लगने से पहले इससे पहले जो रेट कट हुआ था, रेट कट के कारण क्या हुआ, इन्फ्लेशन और फेड का जो टारगेट है 2% का, वो पूरा करने के लिए 2% का जो उसके आसपास ही अभी इन्फ्लेशन है। तो यहाँ पे देखिए मंथली चेंज जो है, देखिए यहाँ पे देखिए 0.25, इससे पहले यानी मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। और ये इन्फ्लेशन डाटा तब है जबकि टैरिफ जो यूएस लगाए है उसका अभी इम्पैक्ट नहीं आया है फरवरी, यानी जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 25% का इन्फ्लेशन, 25% का टैरिफ लगेगा स्टील पे। तो ऑब्वियस है कि इसका इन्फ्लेशन मार्च महीने में बढ़ने की संभावना है। देखिए यहाँ पे इन्फ्लेशन का डाटा 2.8%। तो यूएस का इन्फ्लेशन डाटा, यूएस में अगर इन्फ्लेशन देखिए ये काफ़ी अच्छा डाटा है, यूएस 2.8। और ये दिखाता है कि जो स्टैगफ्लेशन का डर था यूएसए में जो स्टैगफ्लेशन का जो डर था वो कम हो चुका है। क्यों? क्योंकि स्टैगफ्लेशन उस सिचुएशन को कहते हैं जब हमारा इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ता है और ग्रोथ नहीं है। तो अमेरिका में ऐसे भी ग्रोथ अभी बिल्कुल 2 से 3% था और इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। तो एक फियर था कि स्टैगफ्लेशन आ जाएगा, लेकिन अब स्टैगफ्लेशन का थोड़ा सा डर कम होने के कारण आप देखिएगा ना कि नैस्डैक उस दिन जो है, कल नैस्डैक 1.51% बढ़ा, S&P 1.15% बढ़ा और डाउ जोन्स 0.75 बढ़ा। जो 3-4 दिनों से लगातार 3 से 4% का जो गिरावट हो रही थी वो रुक गई, ये स्टैगफ्लेशन नहीं होने के कारण जो एक ईज आ गया कि भाई स्टैगफ्लेशन नहीं आएगा कि। और तीसरी खबर और अगली खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खरीदा है टेस्ला की कार खरीदा है। तो ये सिंबलाइज करता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है पूरी तरह से इलॉन मस्क को सपोर्ट कर रहा है और इसकी कार को सपोर्ट कर रहा है और इसके लिए कुछ भी करेगा। तो आप देखिएगा कि टेस्ला का शेयर आप देखिएगा 7 से 8% बढ़ा है, ये जो इलॉन मस्क के डोनाल्ड ट्रंप के टेस्ला खरीदने के बाद। तो इससे आप जब देश का जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट होता है वो अगर ओन कर लेता है कोई कंपनी को, तो एक तरह से ये कंपनी अब यहाँ से, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप का जो इलेक्शन हुआ था उस समय यही 213-214 के पास था, वहाँ से स्टॉक क्या हो गया कि डबल हुआ। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि इलॉन मस्क टेस्ला पे ध्यान कम देने लगा, उसके बाद से ये इसके स्टॉक नीचे होने, क्योंकि टेस्ला का डायरेक्ट कंपटीशन BYD है। BYD चाइना की कंपनी है और चाइना के तरफ से BYD बहुत ही अच्छा कर रही है और यूरोप में भी छा रही है और चाइना में तो है ही। तो इसके कारण टेस्ला पे भारी दबाव है। तो ये सब थी आज की खबरें।
अगर पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।